हाय गाइस। हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर मार्केट ऊपर मूव कर गई है तो क्या हमें स्टॉप लॉस वही सेम रखना चाहिए या नहीं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो बताना रह गया कि जैसे रेजिस्टेंस के क्रॉस होने का वेट करना है और उसके ऊपर क्लोज होने का वेट करना है। मतलब ये रेजिस्टेंस है, तो जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और उसके ऊपर क्लोज दे जाता है, यहाँ क्लोज दे गया और फिर अगले दिन उसके ऊपर जाता है, हमको एंट्री तभी लेनी है। क्लोज होने से पहले एंट्री लेना बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर हम किसी रेजिस्टेंस जोन में है ना और उसके ऊपर भी चला जाता है तो ब्रेकआउट होने के बाद वो उसको फेक आउट होने के चांसेस है। मतलब वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो सकता है और वो नीचे आ सकता है। ठीक है, तो हमें श्योर होना होगा कि वो रेजिस्टेंस एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी। मतलब ये क्रॉस कर गया, अब थोड़ा टाइम यहाँ पर बिताए और बिताने के बाद जब इसको क्रॉस करे तब हमें एंट्री लेनी चाहिए। ये कोई नहीं बताता, क्योंकि ब्रेकआउट तो हो जाते हैं और आप एंट्री भी ले लेते हो और स्टॉप लॉस भी रख लेते हो, फिर स्टॉप लॉस ही हिट होते हैं क्योंकि हम क्लोज का वेट नहीं करते। वेट फॉर क्लोज, ये रेजिस्टेंस है आपका, और जब ये सपोर्ट बन जाए तब। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे जा रही है, आपको मैंने बताया था कि ये डिमांड जोन है तो इस पर बाय कर लो, सीधा बाय नहीं करना। कई बार क्या है कि बड़े प्लेयर्स को पता होता है कि इस बार ये जोन टूटेगा, तो वो वहाँ पर क्यों बाय करेंगे। वहाँ पर शायद और सप्लाई आ जाए, यहाँ कुछ देर रुक के और नीचे चली जाए मार्केट, वो वाला डिमांड जोन, वो वाला सपोर्ट जोन ही टूट जाए, तब क्या करोगे। आपने यहाँ बाय कर लिया, आप यहाँ पे नीचे आने का वेट कर रहे थे और वेट करने के चक्कर में आपने यहाँ बाय कर लिया। आप सोचते हो कि नीचे आ गया अब तो बाय करना चाहिए, अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको नीचे लिखता हूँ, अच्छे से जल्दी से लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को पहले मूव कर लेता हूँ। हाँ, वर्ड में मूव करना ही मुश्किल है। हाँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ। हम लिखते हैं कि when, note very very important, when the price reaches either support or resistance, wait for it to close above or close there. In case of resistance, wait for it to become a support. In case of support, wait for it टू बिकम ए रेजिस्टेंस। ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट मैं समराइज भी करूंगा एंड में, ताकि आपको सब याद रहे। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बहुत इजी रहेगा। बस आपको वही देख के सब कुछ याद आ जाया करेगा, या फिर मैं आपको एक प्रॉपर रूल बुक दे दूंगा। चलो आगे चलते हैं, अब अपना क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द स्टॉक प्राइस मूव्स अप, विल माई स्टॉप लॉस रिमेन द सेम। अब इसमें आपको क्या लगता है कि हम स्टॉप लॉस ऊपर नहीं लेके जा सकते। डेफिनेटली जब प्राइस ऊपर मूव करे तो हमको स्टॉप लॉस भी ऊपर लेकर जाना है, पर वहां पर एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीके से ही आपको स्टॉप लॉस लेकर जाना है। मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख देता हूँ। ये है 6 पॉइंट, इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब आपको मार्केट में टारगेट लगाने की जरूरत नहीं। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मार्केट में टारगेट लगाते हैं। टारगेट्स होते नहीं मार्केट में, मार्केट कहीं भी जा सकती है। कोई स्टॉक, अब कोई कंपनी अगर तरक्की कर रही है तो ये थोड़ी है कि भाई वो उसका स्टॉक जब 150 पर पहुंचेगा तब उसकी तरक्की रुक जाएगी। वो तो अपना बिजनेस करती रहेगी ना, तो उसका प्राइस भी बढ़ता रहेगा। तो हमको क्या करना है, देखो दोबारा से चार्ट ड्रॉ करता हूँ। ये 100 का प्राइस है, यहाँ पे ऐसे मूव किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये 95 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। ये 100 का प्राइस है। अब ये थोड़ा ऊपर गया और फिर इसने यहाँ पर एक और लो बनाया, हायर लो, ठीक। ये है मान लो 105। तो जब ये 105 का लो बनाएगा और पिछले हाई को क्रॉस करेगा, तब हमारा जो स्टॉप लॉस है उठ के हम या तो 100 पे ले आएँ या फिर इस लो पे ले आएंगे 105 पर, ठीक है। तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। अब मान लो ये और ऊपर चला गया और उसके बाद फिर इसने एक और लो बनाया। इस बार जो लो बनाया वो मान लो 110 का है, तो आप अपना स्टॉप लॉस उठाकर 110 पर ले आओगे। 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, जितना स्टॉक ऊपर जाता जाए और जितने हाइयर लो बनाता रहे उतना आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। सिंपल, स्टॉप लॉस ट्रेल इट टिल इट गेट्स हिट। जब हिट करना होगा तो वापस आएगी मार्केट और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगी और आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। यू कैन नॉट एक्चुअली टेक ऑल द मूव, ठीक है। यू कैन नॉट राइड अप टू द टॉप, यू कैन नॉट राइड अप टू द टॉप, कोई नहीं कर सकता। या तो बहुत बड़ी न्यूज़ हो और
आपको पहले से पता हो तब आप कर लो, बट न्यूज़ जब तक मार्केट में आती है तब तक नेगेटिव मूव आ चुका होता है, तो आप स्टॉप लॉस से ही बचा सकते हो अपने आप को। जैसे अडानी में हाई तो 4200 पे गया था ना, लेकिन नीचे अब कितना नीचे आया, तो आप कहाँ निकलोगे वो आपका स्टॉप लॉस डिसाइड करेगा, क्योंकि इसने टाइम भी नहीं दिया, ये सीधा न्यूज़ आई और फॉल करने लग गया। तो जहाँ आप निकले वो आपकी किस्मत थी, वहाँ न्यूज़ आपको पता चल गई तो आप निकल गए, नहीं लगती तो आप और बैठे रहते। लेकिन अगर स्टॉप लॉस लगा होता तो शायद वो अपना हिट हो जाता। राइट, ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। अब एक और पॉइंट है जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोग उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, इसको कहते हैं स्केलिंग स्टेप बाय स्टेप। आप अपना स्टॉप लॉस तो ऊपर लेकर जा रहे हो, पर क्या आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं कर सकते? अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने 100 पे बाई किया, ठीक है, अब मार्केट ऊपर चली गई, मान लो 110 पर चली गई, तो जो पहले आपका 95 पे स्टॉप लॉस था आप 100 पे ले आए, अब प्रैक्टिकली आपको लॉस होने के चांसेस जीरो हैं। अब जीरो हैं तो इसका मतलब आप क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। कितनी क्वांटिटी बढ़ाओगे वो पोजीशन साइजिंग आपको बताएगी। कैसे, आपको बताता हूँ। देखो, अभी के लिए आपका लॉस जीरो है क्योंकि 100 पे आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, ठीक। इस चीज़ को हम पिरामिडिंग बोलते हैं, कहीं नाम सुना होगा आपने, पिरामिडिंग और ग्रेजुअल पोजीशन बिल्डिंग। ये सब आपको कोई नहीं बताने वाला, ये चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं, तभी आपको बता रहा हूँ। 100 पर आपका स्टॉप लॉस आ गया, अभी आपका प्रैक्टिकल 0% रिस्क है, आपको 2% रिस्क वाले ब्रैकेट में दोबारा आना है। 2% रिस्क आप कैसे ले सकते हो, क्योंकि 110 पर मार्केट है अभी और 10 पॉइंट का मूव है, तो आप कितनी क्वांटिटी ऐड करो कि आपका 2% का रिस्क आ जाएगा। वही काम करो, 2000 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 पॉइंट का डिफरेंस है ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 200 क्वांटिटी। मतलब जो पहले आपकी 400 क्वांटिटी थी उसमें ये 200 क्वांटिटी ऐड कर दो और टोटल क्वांटिटी होगी 600, ठीक। और एवरेज प्राइस क्या होगा, यहाँ आपका एवरेज प्राइस भी ऊपर जाएगा। कैसे, 100 मल्टीप्लाई 400 प्लस 110 मल्टीप्लाई 200, ठीक, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 600। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 103.3। ये आपका एवरेज प्राइस आ गया, ठीक। अब आपको इसी तरीके से करना है, आपका स्टॉप लॉस बढ़ाते जाना है और अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जानी है। इस तरीके से आपका एक्सपोजर भी बढ़ सकता है और आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो अपने आप। मतलब अगर आप अपना रिस्क देखो अभी तो कितना है स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका 100 रुपीज़ है तो रिस्क है आपका 3.3, 3.3 मल्टीप्लाई 600, ये लगभग लगभग आपका उतना ही आ जाएगा, 2000 रुपीज़ ये आ गया। क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं तो इसको 2000 बोल सकते हैं, वैसे 1980 है, पर ये 2000 रुपीज़ आपका रिस्क मेंटेन हो गया। इस तरीके से आप पिरामिडिंग करके, इसको पिरामिडिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप पहले ये पोजीशन ली आपने, उसके ऊपर जब मार्केट थोड़ी ऊपर गई तो आपने एक और पोजीशन ली, फिर मार्केट ऊपर गई तो आपने और पोजीशन ली, और पोजीशन ली। इस तरीके से पिरामिडिंग इज द राइट अप्रोच। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं एवरेजिंग। एवरेजिंग क्या होती है, आपने 100 पे लिया, प्राइस आ गया 90 पे, चलो मैं क्या करता हूँ, मैं उतनी ही क्वांटिटी और बाय कर लेता हूँ, तो मेरी एवरेज जो होगी वो 95 पे आ जाएगी, ठीक है। 100 पे मान लो 400 क्वांटिटी है, आप 90 पे आ गया प्राइस तो आपने 400 क्वांटिटी यहाँ और ले ली, ठीक। अब क्या हुआ कि आपका जो एवरेज प्राइस हो गया वो हो गया 95, सिंपल, और आपकी क्वांटिटी कितनी होगी 800, रिस्क हो गया आपका डबल, ठीक है। अब एक बात सोचो कि अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है तो वो किसी रीज़न से आ रहा है ना, सो नेवर एवरेज अ फॉलिंग नाइफ। इसको फॉलिंग नाइफ बोलते हैं। जब स्टॉक नीचे गिर रहा है यू डू नॉट हैव टू एवरेज इट, आपको स्टॉप लॉस पे निकलना है। एवरेज करना नुकसानदायक है, अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो वापस आएगा कि नहीं, आप बस तुक्का लगा रहे हो। तुक्का लगाना सबसे बड़ा ब्लंडर है, ठीक। 95 इंटू 800 कितना हो गया, आपने यहाँ 76,000 लगा दिए, ठीक है। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, आपने 76,000 लगा दिए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपका एग्जैक्ट लॉस है वो कितना है, आपको 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है और 800 क्वांटिटी है, 4000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अब मान लो आपने ना परचेज करी होती, तब 10 पॉइंट और गिरने पर भी आपको और 4000 का लॉस हो जाता, टोटल 8000 का लॉस होता। लेकिन क्योंकि आपके पास अब क्वांटिटी 800 है तो 10 पॉइंट गिरने पर आपको लॉस होगा सीधा 8000 का, तो टोटल लॉस आपका 12,000 हो जाएगा। ये करना बहुत खतरनाक हो सकता है, कुछ ही देर में आपकी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। कभी भी फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना चाहिए। यू
यू कैन राइड अ बुल। इसीलिए कहते हैं ना कि मार्केट जब बुल है तो उसको राइड करो। यही राइडिंग होती है कि आप स्ट्रेटेजिकली पिरामिडिंग करते जाओ और आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी एवरेज ऊपर भी होती गई तो क्या दिक्कत, ओवरऑल तो आपकी पोजीशन प्रॉफिट में रहेगी ना। इससे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ेंगे। जबकि अगर आप एवरेजिंग करोगे और फॉलिंग नाइफ पकड़ोगे, एक लोगों में इमोशनल क्लैरिटी नहीं होती। वो कहते हैं कि मेरा अगर इस स्टॉक से लॉस हुआ है, इफ दिस स्टॉक मेड मी लॉस देन ओनली दिस स्टॉक हैज़ टू रिकवर माई लॉस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में। अगर उस स्टॉक ने आपको लॉस दिया है, इसका मतलब वो नीचे गया है तो किसी रीज़न से गया है। अगर वो रीज़न स्टॉक स्पेसिफिक है, स्टॉक स्पेसिफिक रीज़न मतलब सिर्फ उसी स्टॉक में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट का कोई मेंबर जो है वो छोड़ के चला गया, तो उस स्टॉक को क्यों बाय करना। जब कोई बुरा टाइम आ गया है इस कंपनी पर तो वो और नीचे जाएगी ना। तो नेवर बाय, यहाँ पर नेवर बाय। हाँ ये सही है कि अगर ओवरऑल इकोनॉमी में सिचुएशन खराब हुई है, इफ सिचुएशन वर्सन्स इन ओवरऑल इकोनॉमी देन यू गेट गुड स्टॉक्स एट बार्गेन प्राइस। ये तो बड़े इन्वेस्टर भी करते हैं, इवन वॉरेन बफेट, झुनझुनवाला, जितने बड़े प्लेयर्स हैं, दे ऑल्सो लाइक टू बाय स्टॉक्स अवेलेबल एट सेल। ये ज़रूरी, ठीक है। अगर कोई ऐसा बुरा समय आता है, जैसे अभी हमारे पास कोविड आया था और 2008 में भी पहले क्राइसिस आ चुका है रियल एस्टेट का, लेमन ब्रदर कोलैप्स का, और अब ये अभी यूक्रेन वाला क्राइसिस हुआ था, इन सब में स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे आई थी। तो जो अच्छी कंपनीज थी, फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज थी, जिनमें ऐसी कोई शिकायत नहीं थी कि उनकी खुद की कोई मैनेजमेंट का कोई इशू हो, वो सिर्फ उस ग्लोबल क्राइसिस के कारण नीचे गई थी, तो उनको बाय किया जा सकता था। अगर नहीं किया तो फिर हमारी गलती है ना। ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट्स थे, इनको प्रॉपरली अप्लाई करके आप अच्छे से मार्केट में ट्रेड करो। अगले वीडियो में हम पूरे के पूरे माइंडसेट के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको समराइज़ कर लेंगे, ताकि आपके लिए एक ऐसी वीडियो हो जाए जहाँ पर एक पूरा का पूरा एक समरी आपको माइंडसेट की दे दी। ठीक है, अगली वीडियो में वो होगा। उसके बाद हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एनालिसिस पोर्शन भी है ना, सिर्फ माइंडसेट थोड़ी है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।